ओके, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से जो पहला पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक मॉलिक्यूल होता है कि जिसके ऊपर दो चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जैसे ये अगर मैंने इफ आई टेल यू द मॉलिक्यूल HCl, तो HCl के क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको डाइपोल बोलते हैं हम लोग। तो फिजिक्स में इसको दिखाते कैसे, देखो फिजिक्स में ऐसे दिखाते हैं, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज और एक साइड में नेगेटिव चार्ज। करेक्ट है। जैसे मैंने हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाया था, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाया था। इस तरीके से फिजिक्स में हम लोग डाइपोल को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों भी चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं 2l। कितना बोलते हैं उसको हम लोग? 2l। अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा, एग्जैक्टली इस डिस्टेंस को अगर हाफ कर दूंगा, तो बीच में पॉइंट आएगा O, तो प्लस Q से O तक का डिस्टेंस होगा L और माइनस Q से O तक का डिस्टेंस होगा L। ठीक है। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक टर्म होता है डाइपोल एक्सिस। तो कुछ नहीं है, ये जो प्लस Q से लेके माइनस Q के बीच का जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, ये प्लस Q से माइनस Q के बीच का जो लाइन दिख रहा है, इसी को बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। प्लीज रिमेंबर दिस आइडिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एक टर्म डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P बार से, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला होता है, इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी 2l। और इस डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम इंटू मीटर, ऐसा यूनिट। और इसका दूसरा यूनिट होता है डी बाय। तो 1 d इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 किलोमीटर। ये कन्वर्जन होता है। न्यूमेरिक को सॉल्व करने के लिए याद रखो। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है। बेटा डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं है, ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को शो करता है। जैसे मान के चलो मेरे पास जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, तो उनके मोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है डाइपोल मोमेंट से। यानी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा माइनस Q से प्लस Q, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो रिमेंबर द आइडिया, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट माइनस Q से लेके प्लस Q तक होता है। बस ये क्या शो कर रहा है? कुछ नहीं, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है माइनस Q से प्लस Q, उसको ये वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इतना ही पार्ट है। अगर दो चार्जेस के बीच का अगर डिस्टेंस अगर बढ़ गया, 2l अगर बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन हैज टू ट्रैवल अ मोर डिस्टेंस। उस हिसाब से हम लोग डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बस इसका दूसरा कोई रिलेवेंस है ही नहीं। प्लीज रिमेंबर दिस आइडिया, ओके। चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहले पार्ट में मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा प्लस से लेके माइनस की तरफ होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज से माइनस की तरफ होता है। तो समझ लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होंगे ऐसी, और वो सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां पे एंड होंगी? नेगेटिव चार्ज के ऊपर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस टू माइनस से क्यों होता है, इसके बारे में मैं थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पहले इतना याद रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इनके बीच में अगर मैंने डाइपोल रखा, तो देखो बेटा, इनके बीच में अगर मैंने डाइपोल रखा, तो डाइपोल का एक साइड में चार्ज होगा माइनस और एक साइड में चार्ज होगा प्लस, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर ये डाइपोल को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है एट सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो उसके साथ इस डाइपोल ने एंगल बनाया थीटा, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, डाइपोल का जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट किया जाएगा इस पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि माइनस प्लस अट्रैक्शन। तो फोर्स कितना होगा? पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया था
किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, करेक्ट है। तो बस यहाँ पे फोर्स लिखो माइनस क्यू इंटू ई, वाई माइनस क्योंकि चार्ज माइनस है, और यहाँ पे फोर्स इस पर होगा राइट साइड में, क्योंकि प्लस प्लस रिपल्शन राइट साइड में, प्लस माइनस अट्रैक्शन लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा बेटा प्लस क्यू इंटू यू होगा। इस तरीके से हम लोग फोर्स को शो कर लेते हैं, ठीक है। वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो रिमेंबर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। बस अब तुम लोग सोच पाए हो, समझ यहाँ पे डायपोल का सेंटर होगा पॉइंट ओ होगा, और पूरे डायपोल का जो लेंथ होगा वो अभी मैंने पढ़ा है वो होगा 2l, क्लियर है। अब तुम लोग बेटा बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे देख सकते हो कि डायपोल के ऊपर, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि डायपोल के ऊपर एक फोर्स राइट में लग रहा है, एक फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, तो इसका मतलब डायपोल में अब टॉर्क आएगा, दिख रहा है टॉर्क, क्योंकि राइट की फोर्स की वजह से डायपोल ऐसे रोटेट होगा और लेफ्ट की फोर्स की वजह से डायपोल ऐसे रोटेट होगा, इसका मतलब डायपोल में अब टॉर्क आएगा, डायपोल में अब टॉर्क आएगा, टॉर्क देखो यहाँ पे ये फोर्स उसको राइट में पुल कर रहा है, ये फोर्स को लेफ्ट में पुल कर रहा है, तो बीच में अगर हिंज लगाऊंगा तो बेटा ये ऐसे टॉर्क आ रहा है इसमें, क्लियर है, टॉर्क आ रहा है इसमें। बस उस टॉर्क का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है इस वाले डेरिवेशन में। कैसे करेंगे देखो बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। अब ध्यान दें, इवन तो मैंने यहाँ पे टॉर्क वर्ड यूज किया है, बेसिकली टॉर्क यहाँ पे टॉर्क ही आ रहा है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम भी होता है, इसको बोलते हैं कपल। क्यों कपल बेटा? कपल के बारे में पता होगा, कपल यानी समझ लो मेरे पास एक गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पर तुमको पता होगा कि अगर मैं गाड़ी को अगर लेफ्ट में अगर टर्न करना चाहता हूँ तो एक फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा और एक फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। तो कपल के वक्त क्या होता है, दो इक्वल फोर्सेस होते हैं लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो उससे जो मिलता है वो टॉर्क क्या होता है, उसको बोलते हैं कपल। कपल में दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस होते हैं, तो यहाँ पर भी देखो दो इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग, दैट्स व्हाई दिस टॉर्क इज कॉल्ड एज अ कपल। तो कपल निकलने का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। बस इतना ही पार्ट है। अभी काम करो, चलो इन दोनों की फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना बेटा, Q इंटू ई है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। एक काम करो, पहले वाले फोर्स और दूसरे वाले फोर्स के बीच में ये मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये वाला दिख रहा है, ये देखो दूसरा वाला फोर्स ऐसा है, पहला वाला फोर्स ऐसा है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से दिखाएंगे y से। बस हम लोग नॉर्मल ज्योमेट्री का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ज्योमेट्री का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करके वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द y। कैसे बेटा, थीटा का सामने का साइड है, इसका मतलब sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन हाइपोटेन्यूज 2l, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा 2l, तो इसका मतलब y का वैल्यू होगा 2l इंटू साइन थीटा, y का वैल्यू होगा 2l इंटू साइन थीटा। बस यहाँ से मैंने निकाला, यहाँ पुट कर लो 2l इंटू साइन थीटा, और तुमको भी पता था q और 2l का मतलब होता है डायपोल मोमेंट p, इसका मतलब p sin थीटा। इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कपल का, p sin थीटा ने टॉर्क का, व्हेनेवर डायपोल इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, सारे इलेक्ट्रिक लाइन जो है दे आर इन द ऑल इन द सेम डायरेक्शन, और सारे इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच का जो स्पेसिंग है वो कांस्टेंट होता है। देखो इन लाइंस के बीच का स्पेसिंग अगर कांस्टेंट हुआ और सबका डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बारे में हम लोग बाद में भी डिस्कस करने वाले, बट दिस इज अ सिंपल डेरिवेशन दैट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो कैसे करना हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब डायपोल की बचे हुए लास्ट के अब हम लोग दो डेरिवेशंस करने वाले, वो क्या है ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट along the axis of dipole, along the axis of dipole, ये डेरिवेशन क्या है? इस डेरिवेशन का मेन पर्पस है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट along the axis
ऑफ द डाइपोल। एक काम करो, डाइपोल को ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ, माइनस क्यू और यहाँ पे लिखा प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू। डाइपोल का ये बीच का एक्सिस है ना, उसी को एक्सटेंड कर लो बेटा, एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करने के बाद उस एक्सिस पर एक पॉइंट आता है P, करेक्ट, उस एक्सिस पर एक पॉइंट आता है P। उस पॉइंट P पर हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखने वाले, और याद रखना हमेशा टेस्ट चार्ज जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। प्लीज रिमेंबर द आइडिया, ठीक है। इसी पॉइंट P पर हम लोग निकालने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले। कैसे निकालेंगे? एक काम करो, चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अलग अलग कर्व से दिखाऊंगा, थोड़ा डायरेक्शन तुमको सिंपल लगेगा, देखिएगा। अब ऐसे सोचो कि इस प्लस क्यू की वजह से इस क्यू नॉट के ऊपर फोर्स कैसे आएगा? रिपल्सिव, क्योंकि प्लस प्लस रिपल्शन होगा। तो इसका मतलब पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज वो राइट में आएगा, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज वो राइट में आएगा, प्लस प्लस रिपल्शन होगा, करेक्ट है। उसके बाद इस माइनस क्यू की वजह से इस प्लस क्यू नॉट पर फोर्स कैसे आएगा? अट्रैक्टिव लेफ्टवर्ड, लेफ्ट साइड में होगा। तो इसका मतलब हम लोग एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज वो लेफ्ट में होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में होगा, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज राइट में होगा। बस अब मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूं, दोनों भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इक्वल होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा बेटा। क्यों? आई विल टेल यू। पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के नजदीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम है। देखो ना, प्लस क्यू नॉट के नजदीक है, तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज से बहुत दूर है, तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगा। तो इसका मतलब यहां से हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। तो बड़ा वैल्यू क्या है बेटा? इसका स्केलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे। बड़ा वैल्यू होगा इस E प्लस का, छोटा वैल्यू होगा E माइनस का, करेक्ट है। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अब देखो, एक्चुअली तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो इस डायरेक्शन में इन दोनों भी चार्जेस की वजह से, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों की वजह से फोर्स किस पर पड़ रहा है? टेस्ट चार्ज पर पड़ रहा है। तो फोर्स जिस पर पड़ रहा है वो नीचे लिखना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो फिर हमको कूलम्ब्स का लॉ पता है। कूलम्ब्स के लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है बेटा? K Q1 Q2, कोई भी दो पेयर ले लो, आइदर माइनस क्यू या क्यू नॉट ले लो, या क्यू और क्यू नॉट ले लो। चलो मैं क्यू और क्यू नॉट लेता हूं, तो K इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय, अब ये प्लस क्यू और ये क्यू नॉट, इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। उसके लिए काम करते हैं, डाइपोल का एक सेंटर लेते हैं O, उस सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस है मान के चलो R, क्या डिस्टेंस है R, और अगर मैंने यहाँ पे का सेंटर लिया तो कॉमन सेंस की बात है, O से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा L और O से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा बेटा L। तो बताओ, कॉमन सेंस की बात है, तुम लोग बताओ, अगर सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस अगर R होगा और सेंटर से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस अगर L है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? R माइनस L, क्योंकि इस पूरे R से इस L को माइनस करो, पूरे R से L को माइनस करो, ये बचा हुआ डिस्टेंस मिलेगा R माइनस L। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम लोग R माइनस L का ब्रैकेट स्क्वायर, R माइनस L का ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू नॉट, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज कैंसिल हो रहा है। अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा KQ अपॉन R माइनस L का ब्रैकेट स्क्वायर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? कितना आसान है बेटा? तो यहाँ पे लिखते हैं KQ अपॉन R माइनस L का ब्रैकेट स्क्वायर होगा माइनस, ये बहुत ही सिंपल है। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, फॉर्मूला सेम ही होगा, सिर्फ नीचे वाला एक्सप्रेशन डिस्टेंस अलग होगा। कैसे देखो, अब माइनस क्यू और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे देख बेटा, माइनस क्यू से O तक का डिस्टेंस कितना होगा? R होगा, सॉरी L होगा।
यहां तक का माइनस क्यू से ओ तक का डिस्टेंस एल होगा, ओ से पी तक का डिस्टेंस आर होगा, तो इसका मतलब माइनस क्यू का पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस एल होगा। तो बस वही फॉर्मूला होगा, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का ब्रैकेट स्क्वायर होगा। क्लियर है सबको? चलो अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं, इसको हम लोग इरेज करेंगे। बस इसको सॉल्व करना है बेटा, यहां से के क्यू कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आप लोग ब्रैकेट स्क्वायर भी कर लो, जल्दी हो जाएगा। ब्रैकेट स्क्वायर सबको आता है करने के लिए, तो इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिखो, ई नेट इक्वल टू के क्यू, ब्रैकेट स्क्वायर कर लो, आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर। इसको लेके जाओ बेटा, माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर, फोर डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें a माइनस बी आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है, और दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों को मर्ज कर लो, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, दोनों को मर्ज करो बेटा, ब्रैकेट स्क्वायर कर लो, क्योंकि मर्ज करके ब्रैकेट स्क्वायर किया ना मैंने। चलो यहां से तुम लोग ऑब्जर्व करो बेटा, बहुत ही सिंपल है, आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल किए, माइनस अंदर जाएगा ना बेटा, माइनस अंदर जाके एल को कैंसिल करेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके 2rl और 2rl ये बच जाएगा। इसका मतलब के क्यू इंटू 4rl यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाय a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। देखिए जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उसी को फॉलो कर, जल्दी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बाद में अज्यूम करते हैं कि ये जो आर होता है, आर यानी कौन सा डिस्टेंस बेटा, डायपोल के सेंटर से पी तक का डिस्टेंस है। आर का वैल्यू बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू एल, आर का वैल्यू बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू एल, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आर इज ग्रेटर देन एल। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि डायपोल एक मॉलिक्यूल होता है, और मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल डिस्टेंस, इसलिए आर इज ग्रेटर देन एल होगा। तो इसका मतलब ये नीचे टर्म ऑब्जर्व करो, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसको इक्वल होगा बेटा, आर स्क्वायर को होगा। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू एल स्क्वायर से बहुत बड़ा है, तो बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, बड़ा वैल्यू आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे हम लोग नीचे यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग नीचे पुट करेंगे तो फाइनली वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, तो यहाँ पे मैं तुमको बता सकता हूँ कैसे करना है इसको बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बस यहाँ पे लिखो के क्यू इंटू 4rl डिवाइड बाय, यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, लेकिन ब्रैकेट का स्क्वायर भी है ना इसको, इसका मतलब आर स्क्वायर का ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर कितना होगा 4, यानी नीचे आएगा r⁴ होगा, ऊपर का r और नीचे का क्या होगा बेटा, कैंसिल। तो फाइनली इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। फाइनली यहाँ पे क्या रहेगा, के क्यू इंटू, अब देखो के क्यू, 4 को 2 इंटू 2 लिखो, क्यों, आई विल टेल यू, 2 इंटू क्यू इंटू 2l डिवाइड बाय आर क्यू। 4 को मैंने स्प्लिट किया 2 इंटू 2, क्योंकि आई वांटेड टू गेट अ फॉर्मूला फॉर द डायपोल मोमेंट, क्यू इंटू 2, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो बस इसका वैल्यू होगा p, तो इसका मतलब 2 एक बच गया, k बच गया, 2kp अपॉन आर क्यू, ये तुम्हारा बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट अ पॉइंट p along the axis of the dipole, ठीक है। अच्छा, k का वैल्यू सबको पता है, k का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0, क्लियर है, वो वाले वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन इज दिस वन। तो जिस तरीके से मैंने कंसेप्चुअल बताया उसी को फॉलो कर लो बेटा, इमीडिएटली तुम्हारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। किसी को अगर क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने r को इतना बड़ा क्यों लिया, l को छोटा क्यों लिया, बिकॉज़ l जो होता है बेटा दो एटम के बीच का डिस्टेंस होता है, दो एटम के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, पिकोमीटर में होता है, बहुत ही छोटा वैल्यू होता है। लेकिन ये r जो है ना वो एटम से बाहर का डिस्टेंस है, तो वो बहुत बड़ा होगा, इसलिए हमने ऐसे यहाँ पे किया था, ठीक है।
चलो, इसका एक ही ड्यूरेशन बचा है इक्वेटोरियल पॉइंट का, वो क्या होता है आई विल डिस्कस विद यू, ठीक है। बीच बीच में चाहे तो तुम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, सो यू विल गेट द आइडिया क्लियर। ठीक है, अब डेरिवेशन हमने जो पॉइंट पी अलोंग द एक्सिस के लिए किया था ना, एग्जैक्टली वही डेरिवेशन है पॉइंट पी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। अब वो क्या होता है देखो, मान के चलो मेरे पास ऐसे यहाँ पे डायपोल है, ऐसे डायपोल यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक काम करो, डायपोल का सेंटर ले लो, उस सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यानी बेसिकली इस डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायपोल क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, इक्वेटोरियल पॉइंट। रिमेंबर, अब एक काम करते हैं, मैंने अभी जैसे समझा था एक्सिस के लिए, वही रिपीट करना है। पॉइंट पी पर किसको रखना है बेटा, टेस्ट चार्ज को, जो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, जो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं, ये माइनस क्यू वाला चार्ज और टेस्ट चार्ज को जोड़ दो एक लाइन से। अब सोचो कि माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू नॉट के ऊपर कैसे फोर्स आएगा, एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव यानी डाउनवर्ड आएगा, इधर दिख रहा है ये, यानी यहाँ पे निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होगा बेटा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो। अब सोचो प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन होगा तो ये इसको, ये वाला प्लस क्यू इसको ऊपर रिपेल करेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा बेटा, उसका ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब इन दोनों भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है हमको, नेट रिजल्टेंट निकालना है पॉइंट पी पर, वही हमारा मेन डेरिवेशन है। तो बेटा यहाँ पे नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग यूज करने वाले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देख, इसलिए दोनों वेक्टर्स को जोड़ दो, दोनों वेक्टर को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और यहां से मैंने बनाया पैरेललोग्राम, करेक्ट है, पैरेललोग्राम बनाया। अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका एक तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का है, लेकिन एक क्विकेस्ट तरीका है उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन वेक्टर्स। रिजोल्यूशन वेक्टर कैसे थे, उससे भी इसका जल्दी आंसर आएगा। एक काम करते हैं, एक काम करो, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है तुमको कि O से P का डिस्टेंस कितना होता है, R। O से P का डिस्टेंस होगा R, और ये डिस्टेंस तुम्हारा होगा L, ये डिस्टेंस होगा L। तो कॉमन सेंस की बात है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये L होगा ये R होगा, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये कितना होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, करेक्ट है। अब कॉमन सेंस की बात है, स्कूल का ज्योमेट्री, अगर दो ट्रायंगल की साइड अगर इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड्स के एंगल भी क्या रहेंगे बेटा, इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये थीटा और ये थीटा बन गया। अब सोच के देखो, ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, तो यहाँ पे देखो ये जो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट भी हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा बेटा, थीटा होगा। क्लियर है बात। इधर देखो ये थीटा है, इस लाइन को ये लाइन रिजल्टेंट पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल की वजह से ये भी एंगल क्या होगा बेटा, थीटा। क्लियर है बात। तो दोनों थीटा में देखो, थीटा को अल्टरनेट थीटा, ये थीटा और ये थीटा सेम हो गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये रिजल्टेंट वाला लाइन पैरेलल है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब चलो रिजॉल्व करना शुरू करो, रिजॉल्व करना सबको आता है। अब पहले रिजॉल्व करते हैं ई प्लस को, इसको रिजॉल्व करते पहले ई प्लस को। तो ई प्लस का एक कंपोनेंट होगा अलोंग द वाई एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, दिख रहा है। तो जिस कंपोनेंट को थीटा जुड़ा है उसको हम लोग कॉस में लिखते हैं, और जिसको थीटा नहीं जुड़ा उसको लिखते हैं साइन में। तो ये वाला कंपोनेंट होगा ई प्लस साइन थीटा, करेक्ट है। उसी तरीके से ई माइनस को भी रिजॉल्व कर लो, उसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है ना बेटा, नीचे जा रहा है तो एक कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, तो इसका कंपोनेंट होगा ई माइनस साइन थीटा, ई माइनस साइन थीटा आएगा। अब देखो ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा दोनों इसको कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि दे आर इक्वल और ऑपोजिट। आप बोलोगे सर इक्वल और ऑपोजिट कैसे, देखो दोनों का यानी दोनों चार्जेस का माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का डिस्टेंस होना टेस्ट चार्ज सेम है, तो डिस्टेंस सेम होगा और E प्लस और E माइनस का वो डिस्टेंस सेम होने की वजह से वैल्यू सेम होगा, और साइन थीटा तो सेम ही है क्योंकि एंगल सेम है, उसलिए हम लोग इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन इधर का कंपोनेंट क्या होगा बेटा, कॉस वाला होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, E माइनस का कॉस का कंपोनेंट और E प्लस का कॉस का कंपोनेंट सेम ही है, सेम डायरेक्शन में,
यानी वो दोनों भी क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो, ऐड। तो वर्टिकल कंपाउंड तो कैंसिल हो चुका है, सिर्फ बच चुका है हॉरिजॉन्टल। लेकिन ई माइनस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ई प्लस का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, कॉस में आएगा क्योंकि थीटा जोड़ा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इन दोनों का कॉस कंपोनेंट ऐड होगा, इन दोनों का कॉस कंपोनेंट ऐड होगा। कैसे, ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है बेटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड किया हमने। क्लियर है, इधर डायरेक्ट होते। बस अब इसको सॉल्व करने की बारी है। ई प्लस कॉस थीटा को कॉमन निकाल, प्लस ई माइनस कॉस थीटा को बेटा यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला। और अब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सिर्फ आर की जगह पर डिस्टेंस जो दिया होता है वो लिखना पड़ता है बस। अब मुझको तुम लोग चिन्ह बता रहे, ई प्लस के लिए क्यू नॉट और क्यू प्लस के बीच में डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस आर की जगह पर वो पुट करना है। डाल मैंने यहाँ पे फिर के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या पुट किया हमने, प्लस के क्यू, यहां से देखो इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है बेटा, उतना ही अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही करना है तुम लोग को। कॉस थीटा निकालना है बेटा, कॉस थीटा ट्रायंगल से आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। यहाँ पे थीटा ले लो, कॉस थीटा ने एडजेसेंट क्या है बेटा, एल है, हाइपोटेनस क्या है ये, तो इसका मतलब एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाला कॉस का वैल्यू होगा, तो इसका मतलब एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, हाँ और एक चीज, अभी हमने लिखा था कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब जो हमने डिस्टेंस लिखा है उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना बेटा, जो डिस्टेंस लिखा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन तो रेट से लिखा स्क्वायर किया। तो यहां से तुम देखो स्क्वायर करने से रूट निकल गया और ये कॉमन निकल के आ गया बाहर, तो और ये दोनों भी टर्म सेम है बेटा, तो दो बार ऐड होगी, 2kq अपॉन नीचे सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तुम लोग बोल रहे कि सर रूट किधर गया, यार बेटा स्क्वायर किया ना, रूट गया, और दोनों सेम है इसलिए डबल हो गया। करेक्ट है, मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है आप सबको, बस अब फाइनल डेरिवेशन पर आ गए हम लोग, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे निकालेंगे ई नेट। देखो यहाँ पे समझ ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को अगर सॉल्व करना है एक साथ, तुम मुझसे एक चीज बता रहे, अगर नीचे x होगा, x का पावर 1 होगा और दूसरा अगर रूट x होगा, तो क्या करते तुम लोग, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या लिखते हैं, x का पावर 3/2 ना, x का पावर 3/2 लिखते हैं, तो वही करना है, ये है x और उसका रूट, तो इसका मतलब नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ऊपर आएगा k इंटू क्यू इंटू 2l। इंटेंशनली मैं इसको q इंटू 2l लिख रहा हूं, देख ये 2 इस l के साथ जा रहा है क्योंकि आई कैन गेट अ डाइपोल मोमेंट। अच्छा, और इसको आगे सॉल्व करने का एक ही कंडीशन बचा है, हमको अज्यूम करना है कि r इज ग्रेटर देन l होगा, तो इसका मतलब नीचे का टर्म क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब ई नेट इज इक्वल टू के पी, ये हो गया p डिवाइड बाय, अब बचा इसमें सिर्फ आर स्क्वायर बचा, रेस्ट टू पावर 3/2 करना पड़ेगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल होके फाइनल हमारा आंसर आ रहा है kp अपॉन आर क्यू। कितना आसान है, कितना सिंपल तरीके से किया, तो तुम लोग अगर ऑब्जर्व कर पा रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस और एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, ये पॉइंट होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो तुम लोग थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा रहना बेटा, दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है, कुछ नहीं किया। देख ओ और पी के बीच का डिस्टेंस आर है, माइनस क्यू ने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको रिपेल किया, सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। अंडरस्टैंड आइडिया, ये वाला अजम्पशन पहले और इसमें सेम था, करेक्ट है। इस तरीके से इसको हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, तो रिमेंबर द आइडिया, ठीक है, बहुत ही सिंपल डायरेक्शन है। अब देखो, अब अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, उसका फॉर्मूला क्या आता है बेटा, 2kp अपॉन r क्यूब आता है, याद आ रहा है, अभी हमने किया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट कितना आ रहा है, kp अपॉन r क्यूब आ रहा है। दोनों को ऑब्जर्व करो, किसका वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, एक्सिस वाला वैल्यू ज्यादा है, कितने से ज्यादा बेटा, 2 से ज्यादा, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट along the axis is equal to 2 times of electric field intensity at the equatorial point. कंपेयर करके देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करते हैं ये पार्ट, ठीक है, अंडरस्टैंड ये, ओके। बस हमने मेन पार्ट को यहाँ पे डिस्कस किया है, पार्ट नंबर 2 को। अब सिर्फ एक ही पार्ट बचा है इस चैप्टर का, पार्ट नंबर 3। उसमें मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, गॉस थ्योरम का पार्ट बचा है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पार्ट बचा है। वो जो थर्ड वाला वीडियो होगा बहुत ही छोटे टाइम का होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हमको पढ़ना है। थैंक यू सो मच।